कोई दिक्कत की बात नहीं, जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ से चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, उसको देना बस माइक का, ठीक है। कुछ पूछना है कल के लेक्चर से रिलेटेड? कुछ भी नहीं? ठीक, तो देखिए चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी, वहां से आज रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरू किए थे मगध के राजवंश, मगध एम्पायर, मगध के राजवंश। हिस्ट्री का एकदम इनिशियल ये रहता है, शुरुआती चैप्टर रहता है। क्या है ये शुरुआती चैप्टर, समझिएगा क्यों रहता है। यहीं से भारत में क्या हुआ है, राजनीतिक इतिहास शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? मगध के राजवंश से। और मगध के कौन कौन से राजवंश एक के बाद एक आए हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा वंश आया है? हर्यक वंश। इस वंश में 3 राजा हुए थे। पहले राजा का नाम था बिंबिसार। इसने मगध के साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। इसकी हत्या इसके बेटे किसके द्वारा कर दी गई? अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। और जो अपने बेटे उदयन के द्वारा मारा गया। ये हो गया 3 एक के बाद एक। कौन कौन से 3? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, 1 by 1। पितृहंता वंश ही कहलाने लगा। कौन सा वंश? हर्यक वंश। इस वंश है ना, कल पढ़ाया हूं इसलिए थोड़ा सा एकदम रिवाइज करा रहा हूं। इस वंश के अंतिम शासक का नाम था नागदशक। और नागदशक की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है। और उसके नाम से दूसरी डायनेस्टी आ जाती है। कौन सी डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी। उसके पहले राजा का नाम था शिशुनाग, दूसरे राजा का नाम था काकवर्ण या कालाशोक। इन दोनों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई थी। अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को मार देता है महापद्मनंद। उसी का ये सेनापति था या उसी का प्रशासनिक अधिकारी था महापद्मनंद। और महापद्मनंद के नाम से जो वंश आया वो कहलाने लगा नंद वंश। ये मगध का तीसरा वंश था। कौन सा वंश? नंद वंश। फाउंडर व्यक्ति का नाम है महापद्मनंद। यहां तक पढ़े थे हम लोग कल। और अंतिम सम्राट का नाम है इस वंश के घनानंद। बस इतनी बातें हुई थी। इन्हीं लोगों के बारे में कहानी इत्यादि इत्यादि पढ़ रहे थे, फिर ऑब्जेक्टिव बना रहे थे, याद होगा। इंग्लिश मीडियम में चीजों को देख रहे थे, है ना। महापद्मनंद के बाद अगला वंश आएगा मौर्य वंश, जहां से आज की क्लास शुरू होगी। और मौर्य वंश के सम्राटों के नाम भी लिख लीजिए जिनका फर्स्ट डे है। पहले नंबर पे किसका नाम आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, फॉलोड बाय बिंदुसार एंड देन आफ्टर अशोक। कुणाल, दशरथ, संप्रति एंड द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यंस डायनेस्टी वाज वृहद्रथ। ये 4 खानदान हो गए। इतना आप देखे हैं ना। इसमें चौथे खानदान पे आज चर्चा होनी है। पहले लिख लीजिए एक बार दोबारा। उधर के बोर्ड में नहीं दिख रहा है। हाँ देख तो यार, प्रॉब्लम आ गया। इधर आ जाओ तुम लोग, इस साइड सामने भी है। उधर किनारे में देखो कुर्सी को बैठा, 2 लोग अपने बैग को बैठा ले हैं। 2 लोग इसमें आ जाओ, एडजस्ट हो जाओ। जिनको जिनको आना है इस साइड आ सकते हो, जगह बन जाएगी। चेयर, ये बोर्ड बन जाएगा थोड़ी देर में।
किसी कारण से सिग्नल नहीं ले रहा होगा। आ जाओ। तनुजा कहाँ गई है कि कुछ काम में? छोड़ दी, एक बार और छोड़ दी थी, फिर छोड़ दी। और कारण क्या बताई? मेरे को डांट रहे थे ऐसा करके। कारण तो इज बताई। हाँ, तो संडे को तो खैर वो आदमी छोड़ के जाना चाहेगा चल देगा, बाद में बहुत तकलीफ होती है। जितना सुख सुविधा आराम यहाँ है बाकी जगह नहीं रहता। संडे को इसलिए अभी बुलाया जा रहा है क्योंकि 2 कोचिंग किसमें शिफ्ट हो रहा है, एक कोचिंग में। तो घर में जब दिवाली दशहरे के दिन काम रहेगा तो आदमी को साफ सफाई में पूरे परिवार को भिड़ना पड़ता है। खैर अब इसको हम लॉजिक नहीं दे सकते। हाँ जना, वो बाद में फिर उन लोगों को तकलीफ होते रहती है, बोलते भी हैं। आया है हुलास? हाँ सुनते चलो भाई, लिख लो पहले, आ गया उसमें। देखिए अब हम कहां पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे हैं हम? घनानंद के पास। समझिएगा, उसके पहले समझिएगा। जब हम भारत के इतिहास पर दिमाग लगाना शुरू करते हैं तो पहले स्टोन एज, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज आता है। वैदिक एज में सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार से बना कुल, कुल से बना ग्राम, ग्राम से बना विश्व, विश्व से बना जन। और जब बड़े बड़े जन आपस में मिल गए तो क्या कहलाने लगे? जनपद। और भी बड़े हो गए तो क्या कहलाने लगे? महाजनपद। आज जैसे हमारे बहुत सारे प्रदेश, वैसी प्राचीन काल में भारत में थे 16 महाजनपद, 16 अलग अलग स्टेट। अब उन 16 महाजनपदों में आपस में संघर्ष हुआ। फिर सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में जिस महाजनपद का नाम आया, उस महाजनपद का नाम था मगध। कौन सा महाजनपद था? मगध। और फिर मगध में इस तरीके से 7 राजवंश हैं, जिनमें से 4 सबसे प्रमुख हैं शुरुआत के। कौन कौन से 4? हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। चारों दिमाग में बैठ गया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये मगध के 4 क्या हैं? राजवंश हैं। यहां तक स्पष्ट हुआ। अब इसमें अब सुनो ना, यदि नहीं बनेगा तो छोड़ दो, जरूरत नहीं पड़ेगी आज बोर्ड की, सारी चीजों को छोड़ दो ना। फिर पढ़ाने में क्या होगा? मेरे क्लास के बात करना, आराम से बैठ जाओ, बंद कर दो उधर से। मैं बोर्ड, हाँ क्या हो गया? तुमको क्या काम है? आ गया तो रहने दो, नहीं आएगा तो इसके पीछे ना लगातार अब 1 घंटे तक तुम लोगों का आना जाना ये सब बंद कर दो। सुनो इधर, दोबारा है ना, बोल बोल। एक बार जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ दिक्कत है ठाकुर? क्या हो गया? अच्छा हो उधर से ना, वो तो आएगा ना, वो सूरज की रोशनी। चलो अब इधर। हाँ अभी हिंदी नहीं ले रहा हूं बेटा, हिस्ट्री को तो ठीक से समझ ले, हिंदी हिस्ट्री दोनों मैं ही पढ़ाऊंगा, क्यों इतना दुखी हो जाते हो? चलो इधर सुनो, जब हिस्ट्री पर ज्यादा जोर देना रहेगा तो थोड़ा हिंदी को ब्रेक कर दिए रहेंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है ना, दोनों सब्जेक्ट आपकी, मैं तो पढ़ाता हूं। सुनो इधर अब ध्यान से। जिस समय मगध में घनानंद का शासन था, आज की कहानी यहीं से शुरू हो रही है, उस समय भारत पे सिकंदर का हमला हुआ। बड़ी घटना, नाम दिमाग में बैठा, व्यक्ति का नाम क्या है? सिकंदर। सन क्या है? 326 BC, 326 ईसा पूर्व। किसका हमला हो रहा है? सिकंदर का। आज 2024 ईस्वी सन है, इससे 2024 साल पहले और उससे भी 326 साल पहले, ईस्वी सन से पहले क्या रहता है? ईसा पूर्व। यानी लगभग आज से 2300-2400 साल पहले भारत पे कौन हमला किया? यूनान से पहुंच गया एक व्यक्ति, सिकंदर। कहाँ है यूनान, कहाँ है इंडिया,
कैसे सिकंदर यूनान से इंडिया तक पहुंचा, अभी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा कहां पर कोई देश को यूनान कहते हैं। लेकिन एक खतरा भारत पर आ गया। सिकंदर विश्व विजय का स्वप्न लेकर आया। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र का शासक था उस समय आम्भिक। आम्भिक कहां का शासक था? तक्षशिला का। यानी तक्षशिला याद करें, 16 महाजनपद जब हम रटना शुरू किए तो भारत के बॉर्डर पे गांधार है, गांधार की राजधानी तक्षशिला। आज गांधार अफगानिस्तान में है, उस समय गांधार भारत का हिस्सा था। तक्षशिला में आम्भिक नाम का एक शासक राज्य कर रहा था। सिकंदर पहले बॉर्डर पे ही आएगा, आर्मी भी बॉर्डर पे ही रखी जाती है, बॉर्डर की सुरक्षा इसीलिए सबसे जरूरी मानी जाती है। हाँ, बिंबिसार के समकालीन महावीर और गौतम बुद्ध दोनों थे, और दोनों एक दूसरे के भी समकालीन थे, और तीनों भी इसीलिए एक दूसरे के समकालीन हैं। ठीक है, आगे आइए। आम्भिक कहां तक पहुंचा है? सिकंदर कहां तक पहुंचा है? तक्षशिला। तक्षशिला भारत का बॉर्डर, वहां पर राजा कौन है? आम्भिक। आम्भिक सिकंदर से ठीक से युद्ध नहीं करता, सरेंडर सा कर देता है, मिल जाता है, उसको रास्ता दे देता है, आगे जाने का तरीका भी बता देता है। कुल मिलाकर के वो भी लगभग गद्दार जैसा है। आगे चल के और कई गद्दारों के नाम आएंगे, मीर जाफर, जयचंद। यहाँ पर इनिशियल स्टेज में उसकी गतिविधियों की अधिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये स्पष्ट मिलता है कि आम्भिक ने सिकंदर का मुकाबला नहीं किया। वो कहाँ पर का राज्य है? बॉर्डर के पास का। सिकंदर की सेना वहां से और आगे बढ़ गई, आम्भिक के राज्य यानी तक्षशिला को छोड़ते हुए भारत में और अंदर आने लगी। तो तक्षशिला के बाद यदि मैप आपको क्लियर होगा तो कश्मीर का इलाका पड़ेगा, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ। तो सिकंदर की सेना अब कहाँ प्रवेश करेगी? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पर्वतक नाम का राजा शासन करेगा, जिसे पोरस के नाम से भी जाना गया इतिहास में। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होगा, बड़ा युद्ध हुआ है, भीषण युद्ध हुआ है। इसीलिए ये युद्ध स्टोरी में, गीत में, गाने में लोगों के जेहन में रह जाता है। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं ऐसा। कल कोई, हाँ जाओ मैडम नहीं आई हैं, ये सब जानकारियां पता कहाँ से चलती हैं? तो यूनान के लोगों ने भी इतिहास लिखा उस समय। यूनान में, हाँ मैडम है, यूनान के लोगों को इतिहास लिखने का सिस्टम पता चल गया था। सिकंदर के साथ कई लोग आए हैं, जिसमें 3 नाम आते हैं, एरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटीज और नियार्कस। इसके बाद जस्टिन, स्ट्रेबो है ना, प्लूटार्क, ये सब यूनानी राइटर हैं। वो लोग सिकंदर के हमले का जिक्र करते हैं, और सिकंदर के तुरंत बाद भारत में मौर्य एम्पायर आया है, मौर्य साम्राज्य, इसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन वो सब यूनानी लैंग्वेज में बात करते थे। वो सिकंदर को, हम सिकंदर बोल रहे हैं, वो अलेक्जेंडर बोलेंगे, और अलेक्जेंडर कहने वाले चंद्रगुप्त को सेंड्रिक गुप्त कहेंगे, और सेंड्रिक गुप्त बिगड़ते बिगड़ते सेंड्रोकोट्स में चेंज हो जाएगा। ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। यानी यूनानियों ने सब लिखा है, और उन्हीं के तिथि क्रम से हमने मैच करके भारतीय तिथि क्रम को बनाया है। ये पहला हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस है। एक हमने अपना तिथि क्रम कैसे बनाया है? एक तिथि क्रम हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और साइंटिफिक रिसर्च के दम पे बनाया, कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालक्रम निर्धारित हुआ, बहुत पुरानी सभ्यता। और ये तिथि क्रम सिकंदर के हमले से हमारे भारत के इतिहास का व्यवस्थित तिथि क्रम पुराने सिस्टमेटिक तिथि क्रम से मैच खाने लगा, और भारत के इतिहास का पहला व्यवस्थित सन लिया जाता है 322 ईसा पूर्व को। वहां से मैं आपको सन याद कराना शुरू करूंगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनता है। और ये सब सिकंदर के हमले और उससे बात की कहानियों से जुड़ करके हमारी जानकारियों को बढ़ाते हैं। फिलहाल बातें कहाँ तक पहुंची हैं देखिए बड़े प्रेम से। अभी तो सिकंदर आया है, कौन सा सन है? 326 ईसा पूर्व। वो कहाँ पर पहुंचा है? वो पहुंचा है तक्षशिला में। उसका मुकाबला आम्भिक से होना था। आम्भिक सरेंडर टाइप की पोजीशन में था। आगे बढ़ गया कहाँ? वो कश्मीर। कश्मीर का राजा था पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। कहा जाता है कि पोरस की सेना हार गई। आधुनिक रिसर्च कहती है
कि पोरस हारा नहीं था, अनिर्णायक रहा होगा, ठीक है। लेकिन पुरानी बातों को, जैसा सिकंदर के काल के इतिहासकार लिखते हैं, उनके अनुसार मिलता है कि पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, पोरस हार गया। कहां पर युद्ध लड़े दोनों? हाइडेस्पीस का युद्ध कहलाया है, वार ऑफ हाइडेस्पीस। कहां पर कहलाता है वार ऑफ हाइडेस्पीस? ये यूनानी लिटरेचर में कहलाता है। और भारत में हाइडेस्पीस किस नदी को कहते हैं? झेलम नदी को कहते हैं, जिसे ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है। सब अभी हम लिखेंगे बच्चों, जैसे कल लिख रहे थे, पहले पूरे ध्यान से सुनना चीजों को। वार ऑफ हाइडेस्पीस और वार ऑफ झेलम इन बिटवीन सिकंदर एंड पोरस, अकॉर्डिंग टू यूनानी लिटरेचर, according to Unani historians, the winner was Alexander and a treaty was held between Alexander and Porus। दोनों हार गए, सिकंदर और पोरस के बीच में संधि हुई। और ये भी कहा जाता है कि पोरस ने एक वाक्य कहा सिकंदर को, सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पोरस तो सुने होंगे, पोरस ने डायलॉग मारा, वैसा ही व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ टाइप, और उसने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। ये सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है। जो इतना दूर से मरने आया है, एक डायलॉग पे पूरा राज्य नहीं देगा। सिकंदर परेशान हुआ है। आधुनिक रिसर्च में कुछ सिक्के मिलते हैं जिसमें एक व्यक्ति स्कर्ट जैसा कुछ पहना हुआ है, घोड़े पे बैठा हुआ है, उसे घसीटा जा रहा है। ये कौन था? ये पोरस नहीं, ये सिकंदर रहा होगा। क्योंकि स्कर्ट वाली ड्रेस, स्कर्ट जानते हो ना, लड़कियां स्कूल में पहनती हैं। और क्या योद्धा लोग स्कर्ट पहनते हैं? पहनते हैं। जो अलेक्जेंडर का सेना था, यूनान की सेना, उसका ड्रेस ही वैसा होता था। आप इस ड्रेस को अलेक्जेंडर मूवी देखेंगे तो देख सकते हैं उसमें, या आपने धर्मवीर का एक आध गाना सुन लेना है। धर्मेंद्र और किसकी पिक्चर थी, जितेंद्र की, उनमें उन लोग जो ड्रेस पहने थे, अजीब सा ड्रेस लगता था। वो यूनानी सैनिकों का ड्रेस हुआ करता था। यूनानी सैनिकों को मारते पीटते घसीटते जो सिक्के दिखाए गए हैं सदियों पुराने, वो यूनानी सैनिकों पर हमारे विजय का प्रतीक है। यहाँ पर का विजय सिस्टमेटिक हमारे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इतिहासकार नहीं लिख रहे थे। जिस देश का इतिहासकार लिखता है वो उस देश के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को लिखता है। सिकंदर यहाँ मार भी खाया होगा, तो पोरस की वीरता को यूनान जाकर के सिकंदर के साथी नहीं बताएंगे। ज़्यादा बताएंगे तो सिकंदर उनको मारेगा। कहानी सुनते हो कि नहीं? एक सिंधी ट्रेन में जा रहा था, एक आदमी उसको 2 झापड़ मार दिया। सिंधी बोला मेरे को मारे तो मारे, मेरी बीबी को मारो तो बताओ। उसको भी 2 झापड़ मार दिया, लो इसको भी मार दिया। फिर बोला मेरी बीबी को मारे तो मारे, मेरा बेटा यंग है, इसको मार के दिखाओ। उसको भी 2 झापड़ मार दिया। फिर सिंधी चुपचाप बैठ गया, ठीक है यार, ऐसा करके फिर सब चले गए। बाद में उसका बेटा पूछा, थोड़ा बड़ा हो गया था, मैंने तुम्हारे एज का रहा होगा, पापा मेरे को मम्मी को दोनों को मार क्यों खिलवाए? अरे मार न खिलवाता तो तुम लोग मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करते। पापा को मार पड़ी थी ट्रेन में, तीनों को मार पड़ी है, अब कौन बताएगा? तो मार पड़ी रहती है इतिहास में, उसको बताया नहीं जाता। इसी को इतिहास के रंग कहते हैं। इतिहास हमेशा विजेताओं का होता है। मेरे चैनल का पहला ही वीडियो है इतिहास के रंग। इतिहास को समझना सबसे कठिन काम है। सिकंदर पूरी तरह से जीता तो नहीं था। दूसरा प्रूफ मिलेगा, देखो, अस्पष्ट। सिकंदर और पोरस कौन सी नदी के किनारे लड़े? झेलम। सिकंदर यदि जीता भी है तो सिकंदर को पसीना छूट गया, किसको हराने में? पोरस को हराने में। फिर सिकंदर झेलम नदी से आगे बढ़ा। यदि आप पंजाब का मैप जानते होंगे, मैं वैदिक काल में बता रहा था, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती, 7 नदियां आपको एक साथ बताया था। फिर सिकंदर झेलम से आगे बढ़ के कहां जाएगा? व्यास। और ये लिखते हैं यूनान के लेखक कि व्यास नदी के किनारे बैठे थे जब सिकंदर के सैनिक, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और कहा हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें घर की याद आ रही थी। सिकंदर ने अपने सैनिकों को मोटिवेशनल स्पीच दी। पुराने जमाने का मोटिवेशनल स्पीकर सिकंदर, ठीक है। उसका वीडियो हिट नहीं हुआ, उसके सैनिक नहीं माने, तो वो व्यास नदी के किनारे से लौट गया। ये यूनान में बताया गया है, पर उन्होंने अपने समस्या को, अपने कष्ट को ठीक से नहीं बताया। अब भारत के इतिहासकार जो मौर्य वंश से संबंधित विवरण देते हैं, वो क्या लिखते हैं? मौर्य वंश नहीं, नंद वंश से संबंधित। सिकंदर हमला किया, उस समय भारत का शासक कौन था? घनानंद।
अब नंद वंश से संबंधित इतिहास के विवरण में मिलता है कि सिकंदर की सेना व्यास नदी के किनारे से इसलिए लौट गई क्योंकि उसे ये पता चला कि मगध में नंद सम्राट घनानंद है, जो बहुत विशाल सेना के साथ बैठा हुआ है, बहुत वीर है, बहुत योद्धा है। उसके बारे में सुन के सिकंदर डर के लौट गया। सच्चाई दोनों के बीच में कहीं रहती है। कल मैं तुमको और बहुत अच्छे से समझा रहा था कि जो असली वीर होता है वो डायलॉग बाजी नहीं करता। हमको पढ़ाना है, हम पढ़ाते हैं। मेरा वीडियो देखोगे, गप बाजी उसमें 1 मिनट का नहीं मिलेगा, क्योंकि गप मारोगे तो पढ़ाओगे कब, और पढ़ाओगे तो गप कब मारोगे। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो गप नहीं है, वो समझाने के लिए बताया गया कथानक है। व्यास नदी के किनारे से सिकंदर लौट गया, तुम मगध में बैठे हो। तुम कौन हो? घनानंद। यदि तुम सच्चे योद्धा होते तो तुम बिहार से चलकर खुद कहां पहुंच गए रहते? मगध से कहां पहुंच गए रहते? व्यास नदी के पास, कश्मीर के आसपास पहुंच गए रहते। तुम शत्रु का इंतजार नहीं करते कि वो कब लौटेगा मेरी वीरता के किस्से सुनकर। ऐसा देश में अगले ही इस पार्ट आपको देखने को मिलेगा, अगले ही 15 मिनट के अंदर। जो वीर होता है वो खुद फ्रंट पे पहुंच जाता है देश को बचाने। साकेत को अपनी राजधानी बनाएगा स्कंदगुप्त, क्योंकि हुणों को उसको देश से भगाना रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य लड़ेगा सिकंदर के सेनापति से, सेल्यूकस से। दोनों लड़े कहां पे हैं? मगध में नहीं लड़े, हिंदुकुश पर्वत पे लड़े हैं, उसकी बॉर्डर पे। समझिएगा भी। फिलहाल ये है, घनानंद के राइटर बोल रहे हैं सिकंदर क्यों लौट गया? घनानंद की सेना से डरकर। सिकंदर के सैनिक क्या बता रहे हैं? सिकंदर क्यों लौट गया? उसके सैनिकों को घर की याद आ रही थी, और पौरस को उसका राज्य सिकंदर ने वापस कर दिया। सब बकवास है। पौरस की वीरता इस सारी चीजों में कहीं छिप सी गई। बेचारा लोकल राजा था, बहुत वीरता से लड़ा था। इस पे और रिसर्च की जरूरत है। फैक्ट इतना आपको रटना है, लेकिन ऐसी चीजें कहानियों में, किस्सों में सदियों तक चलती रहती हैं। आप अजीज नाजा की कव्वाली सुनते होंगे, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। फिर उगाते रहता है, अब न वो सिकंदर है और न उसके साथी हैं, जंगजू न पोरस है और न उसके हाथी हैं। कितने प्रकार की चीजें जनश्रुतियों में चलती रहती हैं। ये युद्ध बहुत भीषण युद्ध था। इसकी आंच घनानंद के दरबार तक पहुंची। कैसे पहुंची? चाणक्य के पिता का नाम था चणक। चणक कहाँ आचार्य थे? तक्षशिला में। हर चीज सीक्वेंस से जुड़ी हुई है। इतिहास की बिखरी कड़ियों को जोड़ना पड़ता है। वो चणक ही कैसे जान गया? घनानंद तो बैठा है अपनी सेना लिए, चणक को क्या पड़ी थी? वो पहुंच गया मरने वहां। इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो तक्षशिला में आचार्य है। भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला, वहीं चाणक्य आचार्य रहे, और वहीं उन्होंने चंद्रगुप्त को भी शिक्षा दीक्षा दी। और चाणक्य से पहले उनके पिता चणक वहां आचार्य थे। तो तक्षशिला में तो अंबिक से युद्ध हुआ है, अंबिक हारा है, सरेंडर किया है, मिला है। तो तक्षशिला वाले सबसे पहले जानेंगे खतरा है। तो तक्षशिला का एक विद्वान आचार्य, प्रोफेसर, अपनी जिम्मेदारी निभाने कहां पहुंचा है? मगध, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट तुम संभालो यूनियन टेरिटरी को, केंद्र शासित प्रदेश को। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया गया, उसका गलत नहीं है कोई भी सेंस, 100% ओके है। वो हमारा बॉर्डर है, उसको कैसे केंद्र शासित प्रदेश ना बनाएंगे? हमने वहां आजादी का गला बिल्कुल नहीं घोटा है। लगातार अभी हमारी सरकार का वहां पर क्या किया जाएगा? चुनाव में दुष्प्रचार, और दुष्प्रचार करना शुरू हो चुका है। लेकिन उसके अच्छे कार्यों को समझो। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा कश्मीर बॉर्डर, दूसरा हिस्सा लेह लद्दाख। मैं वहां तक होके आया हूं, तुम लोग नहीं गए होगे तो चले जाना, वो चाइना बॉर्डर है। दोनों को यूनियन टेरिटरी कैसे नहीं बनाएंगे? क्या हम बैठ के देखते रहेंगे चाइना आगे बढ़ेगा तो हम वहां के प्रदेश सरकार की मदद लेकर लड़ेंगे? वो 100% यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, वो हमारा बॉर्डर है। और हम वहां के लोगों का क्या बिगाड़ेंगे? आज भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार है, सबको किनारे करो। क्या आज कोई भी सरकार जनता के अगेंस्ट काम कर सकती है? नहीं कर सकती। लोकतंत्र है, जनता वोट देती है। तो जनता का बुरा नहीं होगा इंडिया में जब तक डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट को देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। इसी कदम को उठाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ रही थी? घनानंद। और उसको समझाने कौन आया? चणक। घनानंद के दरबार में क्या चल रहा था? डांस हो। राजा है, एंजॉय कर रहा है।
होश ही नहीं है कि सिकंदर आ गया है, भले बाद में लिखवा रहे हैं मेरे कारण डर के भाग गया, तुम तो उस समय पिकनिक मना रहे हो। चाणक्य ने समझाया गलत कर रहे हो, और कड़े शब्दों में समझाया, तो उल्टा चाणक्य के ऊपर नाराज हो गया, तुम होते कौन हो मुझको समझाने वाले। और चाणक्य के सिर को काट के कहाँ टंगवा दिया, बरगद के पेड़ में। ये आया था मुझको समझाने, बहुत बड़ा गुरुजी था। इसीलिए फिर चाणक्य लिखता है ना भाई, शिक्षक की गोद में सभ्यता जन्म लेती है, मृत्यु प्राप्त करती है, शिक्षक चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये सब चाणक्य के अंदर का गुस्सा तो है। एक अश्विन सांघी की बुक है चाणक्य, उसको पढ़ोगे तो इतिहास की बिखरी कड़ियां जोड़ पाओगे। अब चाणक्य का पुत्र किस नाम से जाना गया? चाणक्य के नाम से। और चाणक्य के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो राष्ट्र की सुरक्षा करे, जिस काम के लिए उसके पिता की जान गई थी। और राष्ट्र की सुरक्षा में राष्ट्र का शासक ही बाधा बना हुआ था। वो विलासी था, लापरवाह था। सेना तो बड़ी थी, पर सेना का संचालन करने की उसमें खुद में क्या नहीं थी? इच्छा नहीं थी। क्षमता तो दूर की बात है, दिन भर जिसका समय किस में जाएगा? विलासिता में जाएगा, वो तो देश के लिए घातक है। इसलिए एक बालक को प्रेरित किया गया, किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। उस बालक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने लंबे कार्य किए, मतलब लंबी प्लानिंग की, एक सेना बनाई, जमीनी स्तर पे सेना बनाई। और फिर उस सेना के माध्यम से उन्होंने घनानंद पर सीधा हमला करने का प्रयास किया। ऐसा कुछ कुछ कहानी आती है ना। फिर हार गए वो एक बार। तो एक बुढ़िया की कहानी सुने होगे, बुढ़िया बोलती भाई किनारे से खाओ, खिचड़ी को फूंक के खाओ। मतलब फिर धीरे धीरे फिर युद्ध करना शुरू किए, एक एक दो दो प्रदेश को जीतते जीतते फिर दोबारा उन लोग घनानंद के ऊपर अटैक करने की पोजीशन में आए। शिवाजी की कहानी सुनोगे, यहाँ पर तो चलो आपको इतिहास का 100% फैक्ट नहीं मिलता। शिवाजी के बारे में जब बताऊंगा तो डे बाय डे फैक्ट मिलेगा। कैसे 35 किले जीते, फिर कैसे 23 किले मुगलों को सौंप दिए, फिर वापस 23 किले को जीते, वहां पर तो आपको पता है। तो जो व्यक्ति इतिहास बनाता है वो बहुत संघर्ष करता है। तो दो दो बार स्ट्रगल करना पड़ा, किनको? चाणक्य को और चंद्रगुप्त मौर्य को। तब जाकर के घनानंद के राज्य का अंत हुआ। घनानंद की हत्या हो गई, मार दिया गया उसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मगध के सबसे शक्तिशाली वंश की नींव पड़ी। वो वंश क्या कहलाया? मौर्य वंश। नंद वंश नहीं, नंद वंश खत्म हो गया। अब कौन बन गया? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके नाम से जो वंश है वो किस नाम से जाना गया? वो वंश जाना गया मौर्य वंश के नाम से जाना गया। अब जब हम मौर्य वंश की कहानी पढ़ेंगे तो पहले नंबर पर हेडिंग डालिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पहले सुनते चलिए, फिर मिलाते चलेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाते चलेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चन देखते चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पहला, नंद वंश का अंत, एबॉलिश ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद वंश का अंत, उन्मूलन, एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। किसको? नंद वंश को। घनानंद की हत्या, तो ये उपलब्धि है, पहली बड़ी उपलब्धि। भारत के स्थापित राजनीतिक साम्राज्य को खत्म कर दिया। नंद वंश का अंत, और किसकी हत्या? घनानंद की हत्या। कहीं से कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2, मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश का संस्थापक, ये भी बच्चों वाली ही बात हो गई, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तीसरा, विशाल साम्राज्य, ग्रेट एम्पायर, विशाल साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, ह्यूज। और वैसे यही चक्रवर्ती सम्राट के कॉन्सेप्ट को ये सामने ला रहा है। कहला नहीं रहा है चक्रवर्ती सम्राट, आगे चल के गुप्त लोग चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? जो चक्र लेके चलता है, जिसने भारत की वैज्ञानिक सीमाओं को पा लिया, वो चक्रवर्ती है। उत्तर में भारत की वैज्ञानिक सीमा हिमालय, दक्षिण में भारत की वैज्ञानिक सीमा महासागर, हिंद महासागर, पूर्व में भारत की वैज्ञानिक सीमा बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में भारत की वैज्ञानिक सीमा अरब सागर। ऑटोमेटिक हम बाउंड्री से घिरे हुए हैं। तो ये फिर भी उस हद तक पहुंच ही जाता है। इसके साम्राज्य के 4 स्टेट लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य पाया, उसके बाद नीचे लिखो 4 प्रांत, 4 स्टेट। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कितने प्रांत थे? पहले प्रांत का नाम था उत्तरापथ।
नॉर्थ इंडिया, द रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरापथ। राजधानी बनाई तक्षशिला। वो तक्षशिला जो कभी आम्भीक के हाथों में था, वो हमारा बॉर्डर वाला इलाका जो असुरक्षित था, जहां से दुश्मन आसानी से भारत में घुस आया, चंद्रगुप्त और चाणक्य को पता था उसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रहना चाहिए। तक्षशिला तक किसका राज्य ले गए और गांधार को भी अपने राज्य में मिला लिए। इस बात को बहुत गंभीरता से महसूस करना। अफगानिस्तान का इलाका है, वर्ल्ड मैप अभी देखेंगे बहुत जल्दी, आज की ही आज। अफगानिस्तान का ये इलाका है। अफगानिस्तान के इलाके को ये माना जाता है कि वो एशिया और यूरोप के बीच की एक क्या है, कड़ी है। वहीं से हमारे यूरोप से कनेक्शन का रास्ता जुड़ता है और उस इलाके पर कंट्रोल करना मतलब वर्ल्ड ट्रेड पे कंट्रोल करना। और वो इलाका रेशम मार्ग को भी बिलोंग करेगा, आराम से किसी दिन बताऊंगा। कुल मिलाकर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसी नहीं, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कंट्रोल किया, इसे अकबर ने कंट्रोल किया, लेकिन अकबर के बाद मुगलों के हाथ में ये नहीं रह पाया। शाहजहां अफगानिस्तान को खो देगा, पहले जहांगीर खोएगा, शाहजहां जीतेगा, फिर खो देगा। अंग्रेजों को 2 बार युद्ध लड़ना पड़ा, आंग्ल अफगान युद्ध, एक बार आकलैंड के समय, एक बार लिटन के समय। हम ही आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। अंग्रेज भी कंट्रोल नहीं कर पाए। आधुनिक काल में भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ही पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट देकर अमेरिका ने वहां तालिबान को प्रश्रय दिया। इसलिए तालिबान को प्रश्रय दिया ताकि रसिया, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, ठंड लग रही, कुछ तो है बोल। तो फिर मेरी तरफ ध्यान से सुनना। पेन गिर गया, ठीक। आधुनिक काल में किसने, अमेरिका ने तालिबान को खुद प्रश्रय दिया था। क्यों? क्योंकि रूस भी कंट्रोल करना चाहता था किसको, अफगानिस्तान को। रूस एक महाशक्ति, अमेरिका एक महाशक्ति, और रूस का पावर मत बढ़े करके तालिबान को सपोर्ट किया गया। और तालिबान इतना खतरनाक निकला कि धीरे धीरे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती गई और अमेरिका की 2 बड़ी इमारतों को गिरा दिया गया, ग्राउंड जीरो, यदि आप जानते होंगे तो। ये सब अभी अभी की घटना है। फिर अमेरिका को सख्त एक्शन लेना पड़ा, तालिबान अमेरिका के कंट्रोल में चला गया। बार बार ये कहा जाएगा अफगानिस्तान को नियंत्रित करना, यानी जितना आसान है, वहां रहना, नियंत्रण करना, शासन करना बेहद मुश्किल काम है। वहां के लोगों के नेचर के कारण वो दूसरों की अधीनता नहीं स्वीकार करते। अमेरिका लंबे समय तक तालिबान में रहा और कोरोना के जस्ट पहले जो बाइडेन सरकार जब आई तो अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान खाली कर दिया और आज के डेट में वहां तालिबान का कब्जा है। क्या हो रहा है अफगानिस्तान में हम कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं, इतना ज़्यादा कठोर शासन होता है तालिबान का। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, करंट अफेयर की क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान जाओ, अफगानिस्तान वो इलाका है जिसे लोग कंट्रोल करना चाहते थे सदियों से, आज भी करना चाहते हैं। प्राचीन काल में एक ही व्यक्ति था जिसका साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत के पार जाएगा। वो एकमात्र व्यक्ति कौन है, बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है, वो एकमात्र व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य। अफगानिस्तान को जीता, सामने प्रूफ है। उसके साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला है। अभी ये अफगानिस्तान का एक इलाका है, फिर उसके उस पार भी इसका एम्पायर चला जाएगा जब ये सेल्यूकस को हराएगा। 2 मिनट वेट करना। उत्तरापथ यानी अफगानिस्तान तक इसका साम्राज्य चला गया, गांधार तक, राजधानी तक्षशिला। इधर प्राचीन काल में सबसे पहले दक्षिण भारत को जीतने वाला सम्राट कौन था बोलते हैं, तब भी याद रखो नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। इसने दक्षिण को जीता, दक्षिणापथ की राजधानी बनाई सुवर्णगिरी, और ये खुद श्रवण बेलगोला में तपस्या करते हुए अपनी जान देगा। फिलहाल याद रखो उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। पूरब की तरफ पूर्व में प्राच्य देश, ये बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंच पाया, उड़ीसा को नहीं जीत पाया, चक्रवर्ती सम्राट के मापदंड पे 100% नहीं आ रहा है, फिर भी प्राच्य देश पूरब के तरफ का इलाका ये कहलाया, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र, और यही चंद्रगुप्त साम्राज्य के राज्य का मुख्य कैपिटल भी है। प्राच्य देश की भी राजधानी है, प्राच्य मतलब ईस्ट, रीजन ऑफ ईस्ट। और उसके बाद पश्चिम के क्षेत्र का नाम था
अवंतिका। राजधानी बनाई गई उज्जैनी, लेकिन ये याद रखना कि पश्चिम में ये उज्जैन तक नहीं है, उज्जैन से आगे। उज्जैन का सिचुएशन इतना प्यारा है कि इससे हम पश्चिम भारत को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पूरब को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आगे इसका राज्य सौराष्ट्र तक चला गया। सौराष्ट्र का मतलब गुजरात। और इसका सबूत है, इसने वहां सुदर्शन झील बनाई सिंचाई के लिए। कृत्रिम झील थी, मानव निर्मित संरचना है, मैन मेड स्ट्रक्चर। सिंचाई के लिए इसने सुदर्शन झील बनाई, यानी प्रजा का हित ऐसी था। और बाद में जूनागढ़ अभिलेख, अभी नहीं लिखते, चलो तुम्हारे लिए ज्यादा हो रहा है। देखो यहां तक 4 सेक्शन में बनाओ, अभी तुम लोग बिगनर हो, जितना क्रॉस क्वेश्चन करोगे उतना तुम और मुझसे ज्यादा जान सकते हो। इतना फास्ट नहीं बोलिए। हाँ बेटा, वो अफगानिस्तान की कहानी सुना रहा था इसलिए बोला हूं। अभी देखो इधर, फिर से दोहरा रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली उपलब्धि नंद वंश का अंत और मौर्य वंश की स्थापना। उससे लूट झपट बस लेता तो बहुत बड़ा हीरो नहीं कहलाता। दूसरी उपलब्धि विशाल साम्राज्य, उत्तर को जीतकर नाम रखा उत्तरापद, पूरा उत्तर का इलाका। राजधानी तक्षशिला, पूरे दक्षिण के इलाके को कंट्रोल में किया, नाम रखा दक्षिणापद। राजधानी सुवर्णगिरी। पूरब में उड़ीसा को छोड़ दें और बंगाल को छोड़ दें तो पूरा बिहार तक का इलाका इसके कंट्रोल में है। और उसे कहा इसने प्राच्य देश। प्राच्य देश की राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। और इधर ये अंकल कहाँ था, उज्जैन को सेंटर बनाया था पश्चिम में, लेकिन राज्य कहाँ तक जा रहा था इसका, गुजरात तक जा रहा था। गुजरात को कहा गया है सौराष्ट्र। आज भी गुजरात के 3 हिस्से हैं, सौराष्ट्र, कच्छ और काठियावाड़, ऐसा सुनते होंगे। सौराष्ट्र के क्षेत्र में इसने एक झील बनाई, जिस झील का नाम था सुदर्शन झील। अब फिर से मैं कहीं से फास्ट नहीं लग रहा हूं, मैं जानता हूं गाड़ी को कब फास्ट चलाना है कब स्लो। यदि पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी, तो 4 नहीं थी, 1 थी। एक राजधानी बोलेंगे तो पाटलिपुत्र। ऑनलाइन वाले कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, मैसेज कर सकते हो। यहां पर आपको क्लियर, अभी तो छोटी छोटी बात है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट। 4 हिस्सों में बांट दिया, अब ये बन गया हीरो, भारत का मुख्य सम्राट। अब उधर क्या हो रहा था यूनान में, इसको समझना। सिकंदर यहां से लौट गया, लेकिन कहां तक पहुंच चुका था वो, भारत को नहीं जीता, लेकिन भारत के बॉर्डर तक तो था ही, अफगानिस्तान तक उसका भी प्रभाव था। उसके पहले, जैसे अब भारत का नक्शा देखोगे थोड़ी देर बाद, फिर अभी माइंड में चलाइए अफगानिस्तान, ईरान ऐसा है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते सिकंदर का यूनान वाला इलाका आएगा। तो जब सिकंदर कहां पर पहुंचा था, भारत के एरिया में पहुंचा था, तो बहुत दूर तक उसका प्रभाव था और यूनान में इसके खूब चर्चे थे। सिकंदर विश्व विजय करने निकला, लेकिन अरे उसको कुछ तकलीफ हुई होगी तब गई है, रेगुलर स्टूडेंट है। आप लोग टेंशन मत लिया करो, ध्यान किधर रखो इधर। और कोई नाराज होके नहीं गई है, उसको कुछ ना कुछ था, स्ट्रेस आ जाएगी थोड़ी देर में। सिकंदर की मौत हो गई बेबीलोन में, रायपुर के होटल बेबीलोन में नहीं। पता चले रायपुर के होटल में सिकंदर मर गया था बोलोगे। उसी जगह के नाम से इस होटल का नाम क्या रखा गया, होटल बेबीलोन। तो सिकंदर की मौत कहां हो गई, बेबीलोन में। और सिकंदर के बाद उसका सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस, वो बन गया यूनान का शासक। सिकंदर के खानदान का कोई व्यक्ति नहीं बना। सिकंदर के बाद यूनान में सत्ता किसने संभाली, सेल्यूकस ने। अलेक्जेंडर, देन आफ्टर सेल्यूकस। अब सेल्यूकस के दिमाग में आएगा, सिकंदर तो भारत गया था, इतना दूर तक पहुंच गया था, व्यास नदी के किनारे से लौट गया था, आगे बढ़ना था, सैनिकों को घर की याद आ गई, ठीक है, लेकिन हमारा एरिया अब अफगानिस्तान तक तो हो ही गया है। चंद्रगुप्त उधर हुल्लड़ कर रहा है, अफगानिस्तान को अपना जीत लिया है।
अब क्या है, अपनी सेना को मेरे को केवल अफगानिस्तान तक ले जाना है, बीच में कोई लड़ने वाला है नहीं, पूरा इलाका किसका हो गया है, हमारा हो गया है, तेजी से हम अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे, फिर वहां से सीधा एंट्री लेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, मगध, और जाके चंद्रगुप्त को हराएंगे, सेंड्रोकोट्स को। उसको इजी लग रहा था, बीच का रास्ता यूनान से अफगानिस्तान तक का पूरा एम्पायर बन चुका है। किनका? यूनानियों का। इंडो बैक्ट्रियन कहलाएंगे वही, हिंद यवन, हिंद यूनानी। अब भारत को कब्जा करने का काम सेल्यूकस लिया। अब वो अपनी सेना लेकर के यूनान से चला। तो अब उसको नहीं मालूम था कि भारत का शासक घनानंद जैसा बदमाश है, बेवकूफ आदमी नहीं है। भारत का शासक है अब कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका प्रधानमंत्री भी बहुत खतरनाक है जिसका नाम है चाणक्य। उनका गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत मजबूत है, और तक्षशिला में तो उन्हीं के सब गुरुजी लोग हैं। जो तक्षशिला क्या है? यूनिवर्सिटी है बॉर्डर में। तो बॉर्डर की तरफ कोई आएगा तो कैसे यहाँ तक मैसेज नहीं पहुंचेगा? तो वो आने के लिए चला है, और इधर इनके तक क्या पहुंच गया है? मैसेज कि किसकी सेना आ रही है? सेल्यूकस की। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बैठे रहेगा घनानंद टाइप, आएगा तो देखेंगे। इधर से चंद्रगुप्त मौर्य खुद सेना लेकर चलेगा, मैं भारत में घुसने नहीं दूंगा उसको। ये मेन कॉन्सेप्ट है। सेम देखना मैं आपको बताऊंगा। हर्षवर्धन ऊपर से जाएगा, नर्मदा के किनारे पहुंचा रहेगा, दक्षिण से पुलकेशिन द्वितीय आ जाएगा, नर्मदा नदी पार करके दक्षिण में आने नहीं दूंगा। और जो पार करने दिए वो सब हार गए थे दक्षिण वाले, समुद्रगुप्त से और किसी से। धीरे धीरे स्टोरी आएगी। फिर से अपनी स्पीड को कम कर रहा हूं। यूनान से कौन आ रहा है? सेल्यूकस। और भारत से कौन जा रहा है? तो जब इधर से चल के जा रहा है तो युद्ध कहां होगा? बॉर्डर। बॉर्डर पे दोनों लड़े, और कौन जीतेगा? अपने आप में स्पष्ट है कौन जीतेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। इस युद्ध का वर्णन यूनान के राइटर्स ने भी किया है। दोनों के बीच के युद्ध को पेरिपेनिसडाई का युद्ध कहा गया है। जैसे हाइडेइस पीस का युद्ध, पूछेगा नहीं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वार ऑफ पेरिपेनिसडाई, और पेरिपेनिसडाई हिंदुकुश पर्वत का नाम है। और हिंदुकुश पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग, जहां हिंदुओं को बहुत ज्यादा मारा गया इस्लाम के लोगों के द्वारा, और उन्होंने ही उस जगह का नाम रख दिया हिंदुकुश। कुल मिलाकर वो भारत का हिमालय श्रृंखला का बॉर्डर है, जिसे यूनानियों ने कहा पेरिपेनिसडाई। जो इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त मगध में नहीं बैठा, शत्रु का सामना करने कहां पहुंचा? हिंदुकुश बॉर्डर तक गया। कितनी ऊपर है वो दूरी, छोटी मोटी जगह नहीं, पहाड़ के एरिया में पहुंच गया सेना लेके। और सेल्यूकस को अंदर नहीं आने दिया। न केवल अंदर नहीं आने दिया, बल्कि सेल्यूकस के साम्राज्य के और 4 प्रांत को ले लिया। काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान। जो तक्षशिला की ये राजधानी मैं लिखाया हूं, ये मेनली किसके साम्राज्य से छीन करके बनाई गई? सेल्यूकस के साम्राज्य से। क्योंकि भारत के उस पार अफगानिस्तान है, वो किसके इंपैक्ट में रहा? सिकंदर के कब्जे में था, उसके अंदर भारत था। तो जब ये चारों तरफ विशाल साम्राज्य बनाया है, इसका बॉर्डर उत्तरापथ तक था, और उसमें तक्षशिला के 4 इलाके, काबुल, कंधार और हिरात और बलूचिस्तान, ये किसके राज्य में शामिल हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत के पार चला गया, अखंड भारत का भी आगे का इलाका। बार बार इसको पूछा गया है, किसका साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत के पार था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और कोई गप नहीं बता रहा हूं, यहां भी मिलता है। और आप यूनान का इतिहास उठाइए, एरिया, एरकोसिया, जेड्रोसिया, ऐसा करके प्रांतों का नाम दिया गया है अपनी भाषा में। हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, चीन उसको अपना नीफा प्रांत कहते रहता है अपनी भाषा में, लेकिन है तो हमारा अरुणधन अंचल, उगते हुए सूर्य का प्रदेश। ऐसी हम बोल रहे हैं काबुल, कंधार, और वो क्या बोल रहे हैं? एरिया, एरकोसिया, जेड्रोसिया, उनकी भाषा में नाम है। यहां तक स्टोरी क्लियर? इस पूरे युद्ध से, इस पूरे घटनाक्रम से सेल्यूकस फिर भी खुश ही होता है। क्या वीर है, क्या योद्धा है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और अपनी पुत्री हेलेना की उससे शादी कर देता है। हेलेना या कार्नेलिया।
दो नाम है, वैसे हेलना नाम ज्यादा फेमस है। हेलना की शादी हो गई, किससे शादी हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य। और 4 प्रांत उसको दहेज में दिया, ऐसा भी सोच सकते हो। क्या पता क्या किया, वैसे भी हार गया था, देना पड़ता। शादी भी कर दिया, दमान भी बना लिया, और उसके दरबार में एक राजदूत भेज दिया, एम्बेसडर मेगस्थनीज। उसने भारत के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, इंडिका, नॉट टाटा इंडिका। क्या लिखी? इंडिका। थोड़ा भी डाउट यहां तक? और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बदले में 500 हाथी दे दिए, ले जाओ, बर्बाद हो जाना। हाथी को पालना बहुत कठिन काम है। चंद्रगुप्त बोला हाथी पाल लो, यहां आए थे। चारों बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात क्या है? पहली बात, सेल्यूकस हार गया। युद्ध का नाम है पेरिपेनिसडाई का युद्ध, चलो याद ना रहे, टफ है, प्री लेवल पे जीएस के रूप में पढ़ रहे हो। दूसरा, सेल्यूकस के साम्राज्य के 4 प्रांत, कौन कौन से 4 प्रांत? काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को मिल गए। और ये भारत का ऐसा एकमात्र सम्राट है जिसका साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत के पार चला गया। तीसरा, इनकी नई श्रीमती जी का नाम याद रखना है, पहले वाली का तो बताया आज नहीं। यहाँ भारत में भी इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है दुर्धरा, लिख लेंगे सब। और दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार। वो हेलना का बेटा नहीं है। चाणक्य मौजूद था, उसने परमिशन। चाणक्य क्या है? गुरु है और बाप है। अरे भैया, 7 साल की उम्र का था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा बाप नहीं बोल रहा हूं, उसको ले गया था तो 7 साल का बच्चा था चंद्रगुप्त, जिसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो ये सामान्य रूप से समझोगे तो भाई चाणक्य को सिंपल जितना समझोगे तो आपको सिंपल लगेगा, जितना गहराई में जाओगे, पूरा राज्य कौन अपने हाथों में ले सकता था? चाणक्य। उसी का तो बेटा है, पाल पोस के बड़ा किया है। नाम चंद्रगुप्त का इतिहास में आता है। चाणक्य ने अपने को बैकग्राउंड में रहना जरूरी समझा। सब मैं ही कर रहा हूं, मना करता है चंद्रगुप्त को, हेलेना से शादी कर लो, इससे जो संतान होगी विदेशी की संतान कहलाएगी, उसे अपना उत्तराधिकारी मत बनाना। इसलिए चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी डिक्लेयर होता है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त और दुर्धरा की संतान है। शादी हुई है चंद्रगुप्त और हेलेना की, उससे पहले चंद्रगुप्त और दुर्धरा की। चंद्रगुप्त और दुर्धरा का बेटा है बिंदुसार। कंफ्यूजन मत हो करके बता रहा हूं। और भी बहुत से काम किया है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, क्या काम किया है मैं बताऊं? ऐसा हम लोग तो सुनने आए हैं ऐसा करके। ठीक, चलो आपकी बुक में पहले अंडरलाइन करा देते हैं ना, नहीं तो आप लोग फिर, बहुत लोग बोलते हैं सर आपकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो मुझको इसका ध्यान रखना पड़ता है। पहले हिंदी मीडियम में अंडरलाइन कर लो, फिर इसको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लेंगे, फिर मैप देख लेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। जब भी मेरी स्पीड ज्यादा हो, ब्रेक लगाना आपके जिम्मे। पेज नंबर 71 पा गए? मौर्य डायनेस्टी। अब आपके नोट्स में पहला पॉइंट रहेगा मौर्य डायनेस्टी का, 322 से 184, 322 टू 184 BC। ये रटना है। चंद्रगुप्त मौर्य कब सम्राट बना? लिखूं थोड़ी बोर्ड में, 322 ईसा पूर्व। पृष्ठभूमि, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। हो गया ये पॉइंट। अब आ जाओ, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कल बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना है इसमें। अब आ जाओ चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का संस्थापक है, 322 से 298 तक रहा है। कल एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। पहले इसका शासन काल देखो, 322 से 298, राजधानी पाटलिपुत्र, गुरु और महामंत्री चाणक्य, वही कहलाया कौटिल्य, और उसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त। इसका धर्म है जैन, पहले हिंदू था, जीवन के अंतिम समय में क्या बना है? जैन। अब देखो साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी, ब्रैकेट में लिखना प्लूटार्क,
हु वाज प्लूटार्क? प्लूटार्क वाज यूनानी राइटर। प्लूटार्क एक यूनान का लेखक है। वो लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। रौंदा औंदा नहीं था, भारत को जीता था। इसका मूल्यांकन यूनान वाले ठीक से नहीं कर रहे थे। विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला वह भारत का प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा तक, ईरान तक पहुंच गया, क्योंकि अफगानिस्तान को जीत चुका है। दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक, पूर्व में मगध तक तथा पश्चिम में सोपारा और सौराष्ट्र तक था। सौराष्ट्र आपको दिख ही रहा है। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात। उपलब्धि: नंदों का उन्मूलन किया, सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए विवश किया, उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त किया। सिकंदर चला गया था, कुछ बंदर रह गए थे, यूनान वाले कुछ रह गए थे, नहीं जाते यार। ये बॉर्डर पे अपना छोटा छोटा राज्य कायम करके रहते हैं। जैसे रोहिंग्या लोग अभी हैं, बोलते हैं, और कोई कोई आ गए हैं, तो देश वाले उनसे नाराज रहते हैं, भाई देश से विदेशियों को बाहर करो, खतरा है। तो उस समय कौन आ गए थे? यूनानी। यूनानियों को, पूरे लोगों को जो भी थे, बोला जाओ भैया यूनान, वहां तुम्हारा देश है, यहाँ मत रहो। सिकंदर के सेनापति को हराया, बचे खुचे यूनानियों को भगाया। इसके साम्राज्य के 4 प्रांत थे। मेरे ख्याल से यहाँ पर के नोट्स का एक लाइन भी छोड़ने लायक नहीं है, जितना आपने अभी अपने बुक में देखा। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, अवंतिका की उज्जैन और प्राच्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र। इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। अचानक से आ गया। कौन से युद्ध का वर्णन है? सिकंदर और सेल्यूकस। 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन। हम जैन धर्म बहुत डिटेल पढ़ेंगे, खूब आनंद आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ने में। जैन धर्म की पहली काउंसिल, पहली सभा, पहली संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई। सुन लीजिएगा, जैनियों की पहली सभा किसके समय हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई। उसमें जैनियों में इस बात को लेकर मतभेद हुआ कि वस्त्र धारण करें या ना धारण करें। थोड़ा सा समझिएगा, महावीर ने कठोर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष का अर्थ होता है समस्त बंधनों से मुक्ति, और सरल अर्थों में अभी समझा रहा हूं। पहले छोटे बंधन से मुक्ति हो जाओ, फिर जन्म मरण से मुक्ति का सोचोगे, आत्मा को देह के बंधन से मुक्ति करने का सोचोगे। आप तो शरीर को ही बांध के रखते हो, कोट पैंट शर्ट। तो महावीर ने अपने तपस्या के अंतिम चरणों में वस्त्रों को भी बंधन माना और बिना वस्त्र के रहने लगे। इसे कहा गया दिगंबर। दिक धन अंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो जैनियों का एक वर्ग आज भी मानता है कि साधु को तो वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए, इस संसार की कोई चीज नहीं है हमारे लिए, जीने के लिए जो आवश्यक है केवल वही लेंगे। एक हाथ में जितना आता है उतना ही खाते हैं। आप उनका 101% वीडियो आज की डेट में देख सकते हो। लोगों को तो उनको देख करके तकलीफ होने लगती है। उनके वीडियो के नीचे में भी लिखा जाता है कि बैन कर दो जैन धर्म को करके, ये अपने आप को परेशान कर रहे हैं। इतना भी लोग उनका विरोध करते हैं। एक हाथ में जितना आएगा उतना खाते हैं, फिर उसी हाथ में देंगे तो खाते हैं। कोई बैठा है जैन यहाँ पे? और जीवन के अंतिम समय में संलेखना ले लेते हैं। संलेखना का मतलब होता है धीरे धीरे भोजन बंद करते जाते हैं। 2 टाइम के बदले 1 टाइम खाएंगे, फिर 2 दिन में 3 दिन में खाना शुरू करेंगे, फिर सॉलिड भोजन बंद कर देंगे, तक्र पे रहने लगेंगे मठा पी पी के, फिर मठा छोड़ देंगे, पानी पी पी के रहने लगेंगे, शरीर कमजोर होते जाएगा, फिर पानी पीना भी छोड़ देंगे, खुद ब खुद मृत्यु आ जाएगी। तो गप सा लगता था पुराने जमाने में। अभी भी देखो यूट्यूब में एक भी वीडियो देखोगे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। संलेखना आप तो रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं उन लोग। समाधि मरण कहलाता है। तो चंद्रगुप्त भी समाधि मरण लेगा, इसलिए इतना डिटेल समझा रहा हूं। पहले चंद्रगुप्त के समय 322 ईसा पूर्व में जैन धर्म की बहुत बड़ी सभा हुई, पाटलिपुत्र में हुई। जैन साधुओं ने परमिशन मांगी चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा बिल्कुल आप अपनी सभा कीजिए। उस सभा में 2 बड़े साधु थे, एक का नाम था स्थूलभद्र, दूसरे का नाम था भद्रबाहु। है आपकी बुक में, बाद में रटना। स्थूलभद्र ने कहा कि वस्त्र त्याग उचित नहीं है,
हम श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। तो जो उनके फॉलोवर थे श्वेतांबर कहलाते हैं। आज भी जैनियों का एक धर्म गुरु का वर्ग सफेद कपड़ों में रहता है, और जो दूसरा वर्ग था जिसने कहा नहीं हम वस्त्र ही नहीं पहनेंगे, वो दिगंबर कहलाया। जैन धर्म का पहला सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ और जैन धर्म 2 भागों में बट गया। इस सभा का, इसके साधुओं का, इनके वार्तालाप का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य पर भी। उसके शासनकाल की घटना है। अभी उसने अपना राजकाज नहीं छोड़ा। 322 ईसा पूर्व में सभा हुई है और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 में है। अपने जीवन के अंतिम समय में वो भी जैन धर्म स्वीकार कर लेगा। जैन धर्म में त्याग और तपस्या सिखाई जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य समस्त सांसारिक सुखों को त्याग देगा, अपना राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप देगा और तपस्या करने के लिए दक्षिण भारत चला जाएगा। श्रवणबेलगोला आज भी वो जगह मौजूद है। वहाँ एक पहाड़ी का नाम, अभी भी आपको जो गाइड हैं ले जाके दिखाएंगे, आज भी एक पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी की पहाड़ी है, क्योंकि उस पहाड़ी पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या की और बिना आहार के धीरे धीरे संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग किया। क्योंकि मन होगा तो दिखा देंगे स्मार्ट बोर्ड में, फिर आपका मन विचलित हो जाएगा, देखोगे तो घर में देखते रहना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला। कहाँ है जगह? कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु जैन धर्म वाले कौन है? भद्रबाहु। मेन गुरु चाणक्य, सेकंड गुरु भद्रबाहु। मेन पहला धर्म हिंदू, बाद में धर्म जैन। फिर भी यदि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था तो जैन को स्वीकार करता था। ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में जिसको मानेगा वही आएगा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। मिला ये वाला लाइन? न केवल जस्टिन कहा है बल्कि सारे यूनानी कहते हैं। बाद के चीजों को छोड़ दो। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है। कौन है विलियम जोन्स, क्या कर रहा है? ये भी बड़ा महान आदमी है, इसकी स्टोरी बाद में मैं सुनाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रमाणिक तिथि का पता यूनानी स्रोत से चलता है। बताया था अभी मैं, ये बात आपके नोट्स में है, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगी। वर्तमान में यहाँ बहुत बड़ी गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है। यहाँ मतलब कहाँ? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। जस्टिन नामक यूनानी विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने ग्रुप ऑफ डकैत्स कहा था चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी को? जस्टिन। उसको लग रहा था लूटमार कर रहा था, राजा तक को नहीं छोड़ा, लेकिन लूटमार नहीं कर रहा था, देश में एक विशाल साम्राज्य बना रहा था, देश की रक्षा की जिम्मेदारी लिया था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अर्थात भारत भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का पहला अभिलेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त है, जो यहाँ पर मैं लिखने वाला था। बहुत दिनों के बाद ये सुदर्शन झील टूट जाएगी और रुद्रदमन नाम का शासक इस झील की मरम्मत कराएगा, और वो लिखता है जिस झील को चंद्रगुप्त ने बनाया, आज मैं उस झील की मरम्मत करा रहा हूं। चंद्रगुप्त के पास टाइम नहीं था अपने बारे में लेख लिखवाने का। इसका नाती उस काम को बहुत ज्यादा करेगा, अशोक। ये काम किया है, नाम कमाने का काम नहीं किया कि मैं यहाँ पत्थर में अपना नाम लिखा दूं, वहां वीडियो बना के डाल दूं उस चैनल में, ठीक है, यहाँ पर कोई पुस्तक में नाम लिखवा दूं। ये सब अशोक शुरू करेगा। इसके नाम का पहला उल्लेख अभिलेखों के रूप में रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जब दूसरा कोई व्यक्ति इसकी तारीफ करता है। थोड़ा भी डाउट? जहां ना समझो पूछो। जाति के विषय में मतभेद है, छोड़ दो, जातिगत इतिहास नहीं पूछते। सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने उसके निर्देशन पर सुदर्शन झील बनाई। गिरनार की पहाड़ी गुजरात। होटल गिरनार कहाँ है? रायपुर। खाना नहीं खाते हो तो खाने चल देना। हाँ, लेकिन वो गुजराती आदमी का होगा, यहाँ आके रह रहा है, इसलिए अपने होटल का नाम गिरनार रखा है। हिंदुकुश पर्वत की सीमा पर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस का
युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। फलतः दोनों के बीच संधि हुई। संधि की शर्तों के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को एरकोसिया एरिया जेड्रोसिया पेरिपेनिस्डाई का क्षेत्र दिया। इसको हिंदी में ज्यादा अच्छा है रटना, काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण किया। श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा संलेखना विधि से क्या कर दिया, शरीर त्याग दिया। इस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी। कुछ भी कठिन लग रहा है हिस्ट्री और सुने ऐसा लगता होगा, इसको चलो याद करना और लिखना शुरू करो, ठीक। और अब हम थोड़ा सा मैप वगैरह का भी मदद लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आए। एक काम करना मित्र, मैं भूल जाऊं तो मेंस का पेपर अभी नहीं, इसमें मेंस का पेपर ना डाउनलोड नहीं है, इसमें मेंस का पेपर भी डाउनलोड करवा देना। पिछले 5 साल का CGPSC मेंस ये सोशल मीडिया वाले कर देंगे और उसको किस में रख देना, हमारे फाइल में, और उसकी हेडिंग क्या डलवा देना, मेंस का अनसॉल्व्ड पेपर, है ना। बाइलिंगुअल रहेगा तो सीधा डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इस बोर्ड में डाल देना है। मेहनत कुछ नहीं है, बस याद रखना है। फिर मैं चिड़चिड़ाऊंगा तो टेंशन में मत आना, तो भूल जाएगा, पता चले यस सर कह के, और कल फिर खोजूंगा ये मेरी फाइल है ना कि एक आता और है, यही है ना, एक ही है ना, और नहीं है। अच्छा ये दूसरी फाइल आप लोग, हाँ मैप है, इसमें मिलेगा तिवारी सर फाइल, इसी में तो मिलेगा। हिस्ट्री में 2 मैप है, एक विदेशी आक्रमण वाला होगा, एक पहले सिंपल मैप ले लेते हैं। मेंस का पेपर भी है, बैठना मैं देख रहा हूँ, मेंस का पेपर भी है हिस्ट्री आर्यों की। देखिए पहले हाँ पहले बड़े मैप को ही देख लेते हैं ना, पुराने मैप को। भारत में विदेशियों का आक्रमण, यूनानी आक्रमण को समझिएगा। वर्ल्ड मैप आपको क्लियर है, बताना थोड़ी पड़ेगा, नहीं है तो बोलना, बता दूंगा। भारत आपको दिख रहा है, कहां पर है, ये भारत है, अच्छा नहीं है, ये भारत है, पता चले आप यही नहीं बता पा रहे हो अभी, ये भारत है। हाँ यार थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करते हैं बच्चों को, और पीछे चले जाते हैं, एक फाइल से पीछे और पीछे चल देते हैं। इसमें उत्कर्ष सर भी होंगे, कहाँ है हमारे प्यारे उत्कर्ष सर, और पीछे में है वो, इसमें उत्कर्ष सर होंगे, ये हैं उत्कर्ष सर 13 आइटम के साथ। इसमें वर्ल्ड में जो मैं कल दिखा रहा था शाम को, ये वाला नहीं, ये भी नहीं है, एक और वर्ल्ड मैप है, मिलेगा, घबराओ मत, सब मिल जाए। उत्कर्ष सर का एक ही फाइल है, ये है वर्ल्ड मैप, अलग से लिखा गया, ये वर्ल्ड मैप है। पहले थोड़ा सा वर्ल्ड मैप समझ लो ये वाले मैप से, ठीक। भारत, ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं। भारत के तुरंत बाद पाकिस्तान दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये पाकिस्तान दुनिया में कब आया, 47 के बाद, 10 बार मैं बता चुका हूं। तो जब मैं प्राचीन भारत की बात करता हूं तो प्राचीन भारत कहां तक है, जहां पे पाकिस्तान को मैं छू रहा हूं, यहां तक भारत है। और ये भारत के बॉर्डर पे कौन है, अफगानिस्तान, यही है काबुल, दिख रहा है। इसी को कंट्रोल में कौन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य। पहले भारत की सीमा सीधे कहां से मिलती थी, ईरान से। आज भारत के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद ईरान है। थोड़ा भी डाउट है तो बोलो, नक्शा क्लियर होने लगा। और ईरान से आप आगे बढ़ोगे, ईरान तक जाने के लिए ये तो पाकिस्तान तरफ से या अफगानिस्तान तरफ से जाओगे। मेन जो है, मेन रास्ता अफगानिस्तान के थ्रू चलता है, और इधर अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से टर्की, और टर्की से थोड़ा आगे बढ़ोगे पूरा यूरोप शुरू हो गया। एकमात्र यहां पर जमीनी मार्ग है, इसको काट दोगे तो यूरोप और एशिया के बीच में जमीन वाला रास्ता नहीं है।
एशिया और यूरोप के बीच के इस रास्ते का हकीकत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है हकीकत? भारत से ईरान, ईरान से कहां पहुंच गए? ये देखो, इधर उधर नहीं जाना है, उधर जाओगे तो रसिया वाला इलाका है। मेन मैप से ही सारी चीजें क्लियर होती। इधर चढ़ जाओगे तो मॉस्को दिख रहा है ना, ये रसिया है। रसिया वाला भी पूरे इस इलाके पे कब्जा करना चाहेगा। किसके थ्रू? अफगानिस्तान। क्यों? अव्यवस्था थी, ईरान पे तो कब्जा कर नहीं सकता था, यहाँ अव्यवस्था थी, यहाँ अपना बेस कैंप बनाता। बेस कैंप बनाता तो रसिया का इधर भी कनेक्शन इंडिया तरफ, रसिया का इधर से किधर कनेक्शन यूरोप तरफ। इधर यूक्रेन है देखो, जिसको लेकर के अभी युद्ध चल रहा है, और ये यूक्रेन से फिर ये पोलैंड है जस्ट, फिर सब यूरोप शुरू हो गया है। और रूस जो है ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में फैला है, यूरेशियन कंट्री है वो। उसका विस्तार देख रहे हो ना कितना बड़ा है रसिया का विस्तार। वो भी चाहता था अफगानिस्तान को कब्जे में रखना, हम भी चाहते थे। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य कहां बैठा है? ये यहां के आते तक, और अब कहां आ गया? अफगानिस्तान में भी आ गया। बॉर्डर किससे मिलने लगा? ईरान से। जब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था तो भारत पे हमला करने यूनानी आए। ये नानी लोग किधर होंगे? यूनानी। अब वर्ल्ड मैप में मुझको बताओ यूनान कहां पर होगा? जो ग्रीस लिखा है ना, यही समझो यूनानी सम्राट, यूनानी साम्राज्य का सब इलाका है। ये इटली लिखा है, किसी का मामा घर है ये? नहीं, नाना घर है ये। अच्छा, जानते हो ये इटली है, ये रोमन एम्पायर है। इटली की राजधानी रोम, और ये ग्रीस है। तो सेल्यूकस और सिकंदर इधर के इलाकों से चलते चलते टर्की को जीते। टर्की को जीत के किसको जीते? ईरान, इराक, सीरिया सबको जीते। ईरान प्राचीन समय में, जब जब कुछ पढ़ाऊंगा मैप मुझसे क्लियर करवाना। ईरान, इराक, सीरिया सबको जीते। जीतने के बाद अफगानिस्तान के शासक, तक्षशिला के शासक आम्भिक को हराए, और भारत में इधर से एंट्री करने लगे। इधर से पाकिस्तान वाले पंजाब वाले इलाके में नहीं आए, इधर भी आ सकते थे, उनकी मर्जी। उनकी सेना कश्मीर तरफ गई। कश्मीर में कौन हराया उनको? प्रवर्तक। और फिर उधर से कहाँ आते? अब मगध की तरफ, लेकिन यहां से वापस लौट गए। भारत उनके कब्जे में नहीं था यहां तक, लेकिन अफगानिस्तान, ईरान, ये पूरा इलाका किसके कब्जे में आ चुका था? यूनानियों के कब्जे में। और यदि चंद्रगुप्त जैसा वीर व्यक्ति नहीं रहता तो हम उसी समय इंग्लैंड के नहीं, यूनान के कब्जे में चल देते। सदियों बाद, यूनान तो हमारा दूर का पड़ोसी है, फिर भी पड़ोसी है। सदियों बाद जिसका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। आधुनिक भारत शुरू करूंगा तो बताऊंगा कहां इंग्लैंड, कहां पुर्तगाल। देख रहे हो, धरती का आखिरी छोर है पुर्तगाल। यहां से वास्को डी गामा डम डम डिगा करते ये लंबा चक्कर लगा लिया, अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से ऊपर चढ़ गया और इधर पहुंच गया। और इसी रास्ते का अनुसरण करके शुरुआत में इंग्लैंड वालों का भी जहाज आएगा। यह है इंग्लैंड। सोच रहे हो कितनी दूरी का देश, वो भारत को 100-100 साल तक कब्जा करके रखे रहा। तो इसीलिए कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम यदि कमजोर होंगे तो गुलाम बन जाएंगे, और जब हमारा शासक चंद्रगुप्त रहेगा तो यूनान हमसे हार जाएगा। इंग्लैंड से तो ज्यादा पावरफुल यूनान था। क्यों हमारा हम पे शासन नहीं हुआ? सिकंदर का विश्व विजय का स्वप्न पूरा क्यों नहीं हुआ? सेल्यूकस हार के लौट क्यों गया? क्योंकि चंद्रगुप्त था। उसके बारे में ठीक से बताने का हमारे पास सोर्स नहीं है, इसलिए दाएं बाएं हो रहा है। ये मैप क्लियर? अब देखो, इस मैप को थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। ये एक फाइल एक्स्ट्रा बन गया, इसको डिलीट करेंगे बैठ के। 2 फाइल हो गई ना मेरी, कहाँ भाग गई? 12 आइटम वाला मेन है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी, हिस्ट्री, फिर इसमें हिस्ट्री पे जाएंगे। ये देखो, अब भारत में विदेशी आक्रमण, ये यूनानी आक्रमण, उसके पहले ईरानी कर चुके हैं, आज नहीं बता रहा हूँ। ये भारत में विदेशी आक्रमण, किनका आक्रमण है? ये यूनान वालों का है, उस समय का दुनिया। ठीक है, जहां से मैं दिखा रहा थे, देखो ना, मामा घर इटली। इटली के बाद जिस साम्राज्य की मैं बात कर रहा था, यूनान यानी ग्रीस समझो उस समय का। देखो यहाँ से मेसोपोटामिया लिखा है, मेसोपोटामिया यानी इराक,
और यहीं पर है बेबीलोनिया, होटल बेबीलोन वाला बेबीलोनिया, और यहां पर है पर्सिया, पर्सिया यानी ईरान, पर्सिया यानी ईरान। ईरान को पुराने जमाने में फारस कहा गया, इंग्लिश में कहा गया पर्सिया, या तो फारसी लैंग्वेज या इंग्लिश बोलूंगा तो पर्सियन लैंग्वेज मेरे द्वारा कहा जाएगा। फारस यानी ईरान, फारस यानी ईरान, पर्सिया। मेसोपोटामिया यानी इराक, ये देखो ईरान का इलाका, यहाँ पर पर्सिया का क्षेत्र, इसलिए पूरा इलाका ही पर्सिया कहलाने लगा। ये इराक का इलाका, यहाँ पर मेसोपोटामिया का क्षेत्र, पूरा इलाका मेसोपोटामिया कहलाया, और ये हो गया भारत। तो ये किनके इम्पैक्ट में चल रहा था, यहां से यहां तक की पट्टी किनके इम्पैक्ट में थी, इतना लंबा एम्पायर किनके इम्पैक्ट में था, यूनानियों के इम्पैक्ट में था। और शुरू में यूनानियों का इम्पैक्ट कहलाया, फिर यूनानी लोग यहीं पर रहने लगे और उनके कुछ लोग इंडिया में भी रहने लगे, तो उनका जो एम्पायर है इंडो बैक्ट्रियन कहलाएगा। ये सब मौर्य वंश के बाद होगा। अभी जब तक मौर्य ताकतवर हैं, किसको वो भारत आने से रोक दिए, यूनानियों को। ये भी क्लियर हुआ। कुछ पूछना है, नक्शा समझ में आने लगा। इंडियन मैप और किस मैप को देखिएगा, वर्ल्ड मैप को, और सिंपल मैप भी मैं आपको क्या कर चुका हूं, दिखा ही चुका हूं। अब आपको मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊं कि इस नोट्स को पहले इंग्लिश में करा दूं, इंग्लिश में कराऊं, यस और नो बोलो, इंग्लिश मीडियम वाले। ऑब्जेक्टिव करा दूं, नोट्स में दिक्कत नहीं हो रही है, चलो फिर ऑब्जेक्टिव में चलते हैं, इंग्लिश में ही ले लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, स्टोन एज, पोस्ट मौर्यन एज, गुप्ता एज, साउथ इंडिया, एंशिएंट, प्री मिडवल, इंडस वैली, वैदिक, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, कहाँ गए मौर्य, ग्रीक, ये मौर्यन एम्पायर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 10 मिनट है। मौर्यन एम्पायर, ये पहले नोट्स को दोबारा पढ़ लीजिएगा, है ना, इंग्लिश में। बैक कर रहा हूं, बैक कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया। पहला भारतीय साम्राज्य बोल रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य भारत में किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य। जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जीता, इसी को बोलते हैं फर्स्ट इंडियन एम्पायर। The first empire was established by which ruler in India? Answer will be Chandragupta Maurya. बिहार PSC 2020 क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो, बात करो, मन में डाउट मत रखो। अशोक को बोल रहे हैं क्या? नाम अशोक भी है, नाम में तो विक्रमादित्य भी है, पर उनसे पहले तो चंद्रगुप्त ही बना दिया ना, तो सबसे पहले भारतीय साम्राज्य वही बनाया। मुसलमानों में कौन बनाया पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा, मिडल एज का क्वेश्चन बनेगा तो। विच एमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। इन चारों में भारत की सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण। तो इसमें मौर्य है। यदि हर्यक दे देता तो आंसर क्या हो जाता? हर्यक हो जाता। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन कौन सी पुस्तक में है? कल बताऊंगा बोला हूं, फिर भी कोई जानता है तो बताएं किसकी पुस्तक में है? विशाख दत्त की पुस्तक में है। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। जो मैं कहानी सुना रहा हूं ना, चाणक्य, सक्टार, अच्छे से संस्कृत की इसी किताब में मिलता है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में एक्सप्लेन भी करके दिया होगा। हु रिकॉग्नाइज्ड सेंड्रोकोट्स एज चंद्रगुप्त मौर्य? हाथ उठाओ। अब किसने सेंड्रोकोट शब्द का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया? किसने? विलियम जोन्स। अब भी अंडरलाइन किए हो। अब ये एज इट इज क्वेश्चन है, नहीं बिगड़ना चाहिए। इस घटना चक्र को मैं आपके ग्रुप में सेंड कर चुका हूं बच्चों। मेरा काम नहीं है दिन रात में क्या करवाते रहूं आपको, ऑब्जेक्टिव बनवाते रहूं। आप बना के आओ, जो क्वेश्चन ना बने मुझसे क्लियर करो डाउट। Who of the following mention about the meeting of Sandrocotus with Alexander the Great? चंद्रगुप्त मौर्य की मेगास्थनीज नहीं बोला है बेटा, सुनते जाओ। मेगास्थनीज तब आया है जब सेल्यूकस मर गया था। कौन मर गया था? सिकंदर मर गया था। क्वेश्चन को पहले समझो फिर आंसर लगाते हैं।
हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशन अबाउट द मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोडस विथ अलेक्जेंडर द ग्रेट? निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात का जिक्र किया है? जस्टिन। सिकंदर जब आया उस समय चंद्रगुप्त शासक नहीं था। कौन था? घनानंद। सिकंदर भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया था, तक्षशिला पर तो उसका कंट्रोल हो ही गया था। वो अपना सैनिक शिविर लगा के बैठा था। उसके सैनिक शिविर में चंद्रगुप्त पहुंचा रहता है। कहानी भी मिलती है, सिकंदर एक पिंजरा बना के खेल खेल रहा था। पिंजरे के अंदर में उसने एक मोम का शेर रख दिया था और बोल रहा था बिना पिंजरा खोले इसे कौन गायब करेगा। तो चंद्रगुप्त पहुंच गया, उसने कहा कि इसको गरम गरम कर दोगे तो ये मोम की मूर्ति पिघल जाएगी। अब वो सच्चाई कितना है नहीं मालूम। ये जरूर है चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हो गई थी, ऐसा जस्टिन नाम के इतिहासकार ने कहा। कितने बदमाश होते हैं पेपर देने वाले। Who was called सेंड्रोकोडस by Justin the Greek writer? ग्रीक राइटर जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोडस कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। 8वां, कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य किसका प्राइम मिनिस्टर था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। सरल है। 2002 का क्वेश्चन है लेकिन। हाँ, कौटिल्य चाणक्य बोलते हैं। बाय विच द चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड? बचपन में चाणक्य को क्या कहा गया? विष्णुगुप्त। चाणक्य के 3 नाम है ना। चाणक्य का बेटा होने के कारण चाणक्य, कूटनीति का जानकार होने के कारण कौटिल्य, और बचपन का नाम विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज? विष्णुगुप्त। सरल सा प्रश्न है, अब ये सब नहीं पूछेगा। देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, 93-92 का है। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अब बोलो कौटिल्य की अर्थशास्त्र क्या है? प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त से संबंधित एक नाटक। बायोग्राफी, जीवनी। हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। डी, बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, राजनीति के सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है। कैसे राजनीति को चलना चाहिए, कैसे राज्य को चलना चाहिए, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना जरूरी है। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज द ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी ड्यूरिंग द मौर्यन मोनार्क और किंगडम। द सप्तांग थ्योरी, राज्य के 7 अंग होते हैं, लिखा होगा स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोष और मित्र। रटना नहीं है अभी। द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इट। राज्य के 7 अंग होते हैं, कौटिल्य ने बताया। विच इंक्लूड्स द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। दीज 7 एलिमेंट, दीज आर द किंग, स्वामी, अमात्य, जनपद, लिख रहा है ना, दुर्ग। अभी मत पढ़ो। कौटिल्य की अर्थशास्त्र राजनीति पर पुस्तक है। अब देखो यही प्रश्न फिर आ गया। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। ये बिहार पीएससी में ज्यादा आएगा क्योंकि इन लोग सब पाटलिपुत्र के राजा हैं। इकोनॉमिक रिलेशन, बी, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, सी, फॉरेन पॉलिसी, डी, वेल्थ एक्यूमुलेशन, ई, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। आंसर 100% ई हो जाएगा। टफ टाइप का क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन वाला। क्यों होगा? एक से अधिक चीजें है। वो राजनीति की पुस्तक, नाम उसका अर्थशास्त्र है, वो इकोनॉमी के भी चर्चा करेगी लेकिन राजनीतिक संदर्भों में। राजनीति के लिए धन चाहिए, कर चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसका संबंध राजनीति से तो मेनली है, लेकिन वो इकोनॉमी को भी बताएगी, फॉरेन पॉलिसी को बहुत डिटेल बताएगी, राजा की विदेश नीति कैसे होनी चाहिए, वो भी तो राजनीति का क्या है, पार्ट है। आंसर देखिएगा, ई लेगा। Which one of the following is the 7th part of the state according to सप्तांग थ्योरी? बाप रे, सप्तांग थ्योरी के अनुसार मेंस में पढ़ाते हैं। सप्तांग थ्योरी के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? मैं 7 अंगों का नाम जल्दी जल्दी बोला था। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोष, मित्र। 7वां अंग क्या है? मित्र। अच्छा, इधर दिख भी रहा है, उसी को देख के बता रहे हो क्या?
बदमाश हो तुम लोग। स्वामी यानी राजा, किंग। अमात्य यानी मिनिस्टर। जनपद यानी टेरिटोरी, क्षेत्र। दुर्ग यानी फोर्ट, किला। ट्रेजरी यानी कोष, खजाना। आर्मी यानी दंड, दंड नहीं फोर्स, सेना। हाँ ठीक है, हिंदी में बल कहा गया है। एलाइज यानी मित्र। तो ये सप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग पूछा गया है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंध रखता है? ऐसा सरल पूछेगा तो इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसीज। आंसर विल बी 100% बी, पॉलिटिकल पॉलिसीज, नॉट ऑन इकोनॉमिक लाइफ। वो इकोनॉमी की बुक नहीं है पॉलिटी की बुक है। पॉलिटी के एक पार्ट के रूप में भले वो इकोनॉमी को बताएगा, लेकिन वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का बुक कभी नहीं लेना। किसकी बुक है वो? पॉलिटिकल पॉलिसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, हाँ ये अब इसको जो बताएगा वो विद्वान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ द मैकियावली। मैकियावली की पुस्तक प्रिंस से निम्नलिखित में से किसकी तुलना हम कर सकते हैं? ए कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र की, बी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की, सी वात्स्यायन की रचना कामसूत्र की, डी तिरुवल्लुवर की रचना तमिल कुराल की या तिरुल कुराल की। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। जिस तरीके से भारत में कौटिल्य कूटनीति का सबसे बड़ा विद्वान था, यूरोप में मैकियावली कूटनीति का सबसे बड़ा विद्वान था। जो महत्व भारत में कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की है, वही महत्ता यूरोप में मैकियावली की रचना प्रिंस की है। कई लोगों को इंडियन मैकियावली कहा गया है, सबसे पहले चाणक्य को, और बाद में नाना फडणवीस को मराठा मैकियावली कहा जाएगा। मैकियावली शब्द क्लियर है? कितने लोग घटना चक्र घर में सॉल्व करना शुरू किए? कल डंडा लेके आना, दिखाएंगे। इनको तो डरते हैं थोड़ा, मारेंगे नहीं। कितने लोग घटना चक्र सॉल्व किए? बुक बाय लोग 1 2। भाई वैदिक काल हो गया, नहीं हुआ? ठीक। और क्या हो गया? सिंधु घाटी हो गया। तुम खुद ही वहां जाके विलुप्त हो गए सिंधु घाटी में, तुमको ही खोद के निकालना पड़ रहा है। और क्या हो गया? स्टोन एज हो गया। अब ये मौर्य काल हो गया। मैं मौर्य काल का ऑब्जेक्टिव ही बनवाने लग गया तुम्हारी हालत देख के, तो क्या सारा काम मैं ही करूंगा? ऑब्जेक्टिव कम से कम किसको बनाना चाहिए? तुम लोगों को। और ऑब्जेक्टिव में सरल कठिन सब आ रहा है, तो क्लास और अच्छी कब होगी? मेरा अधिकतम फायदा आप कब ले पाओगे? जो कठिन ऑब्जेक्टिव है, जो आपसे ना बनेगा, उसको मुझसे डील कराओगे। उसी बनवाते रहोगे। चाणक्य का नाम क्या था? तो टाइम खप रहे ना मेरा। सरल को तुम बना लेना, कठिन को मुझसे पूछना, ये मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूं। आज की क्लास रुके। आपके मन में कुछ डाउट है, पूछ सकते हैं। पढ़ने का टेक्निक, नोट्स बनाना समझ में आ रहा है? समय लगेगा। सरल टेक्निक थोड़ी अपनाऊं कि बस रटवाते चलूं। रटवाते चलूंगा तो थ्योरी हो जाएगा, और जब डिटेल में जा रहा हूं तो आप अपने नोट्स को क्या करना सीखेंगे? एडवांस करना भी सीखेंगे। कितने लोगों ने भक्ति आंदोलन कंप्लीट कर लिया? कॉपी चेक कराओ, जो अब्सेंट थे संडे को। गजब है यार। बना लिया बेटा? ला चेक करा ले। कुछ करूंगा नहीं भी, कम से कम कॉपी तो तुम्हारा चेक कर सकता हूं, तुम्हारा टीचर होने के नाते। आना ना पटेल, आ जाना भाई। भक्ति आंदोलन संडे को पढ़ाया था, आप लोग रोए गाए थे संडे क्लास मत लो। फिर वादा किए थे ठीक है सर आप यूट्यूब में वीडियो डाल देना क्लास का एज इट इज, हम देख के लिख लेंगे। क्या हुआ? उसके लिए घर आना पड़ेगा, लिख के कंप्लीट करो करके। आदि शंकराचार्य, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। केरल रट डाला बेटा, रट डाला, पेन दे दे, रट डाला होगा तो और अच्छा है। ये देखो आदि शंकराचार्य, जन्म कहाँ हुआ? केरल के कालड़ी। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कादड़ी या कालड़ी दोनों नाम मिलता है। इनका सिद्धांत कितने बार आया होगा देखना प्री मेंस में। अद्वैतवाद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता पर भाष्य लिखा, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। सीधे सीधे मेंस का क्वेश्चन है, प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं? 4 दिशाओं में पीठ। वेरी गुड, तू ईमानदारी से काम किया है पटेल, तो सुधर गया यार। शुरू से अच्छा था कि अभी अच्छा हुआ है मेरे चक्कर में आके? शुरू से अच्छा है।
अच्छा, मैं नहीं जान पाया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव कौन बनाएगा पटेल? कब बनाएगा पटेल? आज ऑब्जेक्टिव बनाएगा, है ना? वेरी गुड। और कोई वीर पुरुष? आओ यार, काम भी तो करना है ना तुमको। तुम्हारा नाम यार, कल भी तुम कॉपी चेक कराने आए थे। हाँ, ये मगध जो मैं तुमको होमवर्क दिया था, बहुत ठीक है, चल जाएगा। आप कहीं से देख के लिखे हो इसको? कहाँ से फॉलो किए? कौन सा नोट्स? मोबाइल से? क्योंकि ना हिस्ट्री जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिलहाल ठीक है, सारे पॉइंट करेक्ट हैं, बुरे नहीं है, देख के समझ में आ जाता है। पर हाँ, आप इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपकी मेंस की तैयारी होने लगी, आपने मेंस का होमवर्क पूरा किया, शंकराचार्य भी लिख लिए, रामानुजाचार्य भी लिख लिए, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य। रामानंद किसके गुरु हैं? अच्छा, लिखे भरो सोए सोए। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? भट्टापारा। अरे इसको लिखने के बाद पढ़ना भी है, पढ़ेंगे 2-3 साल में। लिखते लिखते रटना था ना गधे। अब याद, डांटना जरूरी है। तू सोच रहा था बहुत तारीफ होगी मेरी, याद करके आना बेटा है। पहला तुम लोग तो और गद्दार हो, कम से कम लिखा है। दोबारा इसको पढ़ेगा तो इसके दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी। देखो, उपालंब काव्य को भी लिख डाला, वाह वेरी गुड। जो मैं वीडियो में होमवर्क दिया था वो भी कर लिया। अब इसको याद कर, आज की डेट में पूरा आज याद करना। और भक्ति आंदोलन देखो, कल भक्ति आंदोलन का देखो बोनस है ना, भक्ति आंदोलन भाई, उसका हिस्ट्री से लेना देना नहीं है, भले हिस्ट्री का पार्ट है, संत महात्मा लोगों के बारे में है, तो मेन कहानी के बीच में वो नहीं आएगा। कहानी में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिकंदर, फिर अलाउद्दीन खिलजी, तो उधर बाबर, तो उधर अकबर, तो हुमायूं, ऐसा चलेगा। और इनकी दुनिया अलग है। और सदियों पहले उपनिषद है, फिर भगवत गीता है, फिर नारद भक्ति सूत्र है, फिर वो परंपरा दक्षिण में जाएगी, अलवार होंगे, नैनार होंगे, फिर दक्षिण से उत्तर में आएगी, भक्ति उपजी द्रविड़ लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड, फिर शंकराचार्य आएंगे, फिर कबीरदास रहेंगे, फिर तुलसीदास रहेंगे। उनको कब पढ़ोगे? वो साइड हिस्ट्री है एक, इसीलिए संडे को स्पेशल क्लास रखे थे। तो आप उसको कर लो। कल एक कंपटीशन रहेगा, पूरा स्वैच्छिक भक्ति आंदोलन का पूरा नोट्स जो बना के लाएंगे। इसके बाद मैं कल क्लास 1 बजे तक पूरा ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, फिर आधा घंटा भक्ति आंदोलन पे टेस्ट रहेगा। मतलब कैसा, मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा यहीं पे बोर्ड में, और उनको पार्टी दी जाएगी पहली बार कोचिंग में। प्रथम 5 आने वालों को कुछ भी देंगे, समोसा खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे, गाली मार भी खिला सकते हैं, ठीक है, खिलाया जाएगा उनको कुछ, जिनकी कॉपी कंप्लीट रहेगी। और जो प्रथम 10 पे भी जा सकता है, मैं ऑब्जेक्टिव बोर्ड में दूंगा, आपको आंसर बताना रहेगा। तो आप इसी बहाने कम से कम एक पार्ट बोनस में पढ़ोगे, और उसमें कुछ क्वेश्चन आपके चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस और सिकंदर वाले भी रहेंगे। ये ऐच्छिक है, खेल के रूप में है, दबाव के रूप में नहीं है। आपकी मेन हिस्ट्री आपको कहां तक कंप्लीट करनी है आज? मौर्य काल तक। और बोनस में क्या बेटा, लेकिन वो भी तो सिलेबस का हिस्सा है यार, उसको छोड़ रहे हो मतलब किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है ना। वो छूट गया मतलब फिर गया। तो आज ट्राई करना तुम्हारा भी नोट्स क्या हो जाए, भक्ति आंदोलन का पूरा हो जाए। कि ज्यादा पढ़ाने में नुकसान है, सर हमको कम पढ़ाया करो, ऐसा लगता होगा बोल दो भाई, फिर कम पढ़ाएंगे। भगवत गीता की रचना जिस समय महाभारत का रचना काल है ना, उसी समय महाभारत के भीष्म पर्व का पार्ट है भगवत गीता। वेद व्यास वैसे रचनाकार माने जाएंगे, लेकिन वाणी कृष्ण की है, और वो सार उपनिषदों का है। सन नहीं, उसकी रचना का सन इतिहासकारों ने एग्जैक्ट नहीं निकाल पाया है, इसलिए उसका सन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, वो यदि हम यूरोपियन राइटर्स की बात करेंगे तो उनके अनुसार क्या होता है, पहले सिंधु घाटी है, फिर वैदिक है, फिर वैदिक के बाद 18 पुराण हैं, फिर रामायण और महाभारत का काल है, और महाभारत से जुड़ के भगवत गीता है ना, वैदिक काल के बाद। पर जब हम भारतीय परंपरा और लेटेस्ट रिसर्च में जाते हैं तो वैदिक काल ही सिंधु से पहले पहुंच जाएगा, या वैदिक और सिंधु में एक समानता दिखने लगेगी। इसलिए उन सन को लेकर के पूछने की परंपरा भी नहीं है, और मैं भी आपको उस पर एक्सट्रीम पे नहीं ले जा रहा हूँ, वो तो मेरा सब्जेक्ट है। आपसे पूछेगा क्या,
उपनिषदों का, गीता किसका सार ग्रंथ है? उपनिषदों का। गीता में क्या सिखाया गया है? कर्म योग नहीं, निष्काम कर्म योग। गीता पर किस दर्शन का प्रभाव है? सांख्य दर्शन और योग दर्शन का। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। महाभारत के कौन से पर्व में गीता आता है? भीष्म पर्व। ये सब छोटे छोटे प्रश्न प्री लेवल पे, ठीक बोलेंगे तो मैं कल की क्लास में लिखा दूंगा। जहां पहले लेकिन भक्ति आंदोलन को लिख के लाओ, ऐसा नहीं तुम्हारी फरमाइश बस पूरी हो और तुम मेरा होमवर्क ना करो। जो जो लिख के लाएगा उसी में आंसर दूंगा। तुम पढ़ोगे तो और पढ़ाऊंगा, तुम सोओगे तो मैं भी सो जाऊंगा। ये पेन ले लेना जिसका है।